नमस्कार, स्वागत है आपका मनी9 पर। मेरा नाम है रोहित कौशिक। आज हम चर्चा करने वाले हैं बाजार में मौजूद उन कंपनियों पर जो आप कह लीजिए बड़ी कंपनियों को साइडलाइन कर दीजिए और जो मिड सेक्टर वाली हैं, छोटी वाली भी साइड कर दीजिए पर उनको भी मिला सकते हैं आप। लेकिन जो ऐसी कंपनियां हैं जिन पे कैश तो बहुत है लेकिन खर्च नहीं करना चाह रही हैं, पैसा लगाने में उनको दिक्कत हो रही है। लेकिन क्यों दिक्कत आ रही है? पैसा जेब में है फिर भी नहीं लगाना चाह रही हैं। ऐसा क्यों? क्या किसी वजह से कोई कारण ऐसे हैं जो वो पीछे हट रही हैं अपना पैसा खर्च करने में, बाजार में लगाने में, अपने बिजनेस में लगाने में? कोई तो कारण होगा। तो उस कारण को हम समझेंगे विस्तार से। हमारे साथ संदीप ग्रोवर साहब हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो इस पूरे मुद्दे को थोड़ा डिटेल में तरीके से समझने की कोशिश करेंगे सर के द्वारा। सर, ये मुद्दा जो है वैसे तो बाजार में निवेश करने वाले उनके लिए भी ज़रूरी है कि ऐसी कंपनियां जो बाजार में तो हैं, BSE 500 में मौजूद हैं, लेकिन पैसा अपने आप अपने कंपनियों में खर्च नहीं करना चाह रही हैं। क्यों नहीं करना चाह रही है? कहाँ अटक रही है बात? क्या वैसे हर कोई बोलता है यार कंपनी जब आप देखते हो अच्छे फंडामेंटल्स होने चाहिए, अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए, फाइनेंशियल्स में कैश होना चाहिए, कर्ज नहीं होना चाहिए। अब कंपनी कैश पे बैठी है उसको लेकर भी कंसर्न है। तब भी और कैश छोटा मोटा नहीं है, मतलब बड़े पैमाने पे कैश लेकर बैठी तो है। हाथ में रखने विश्वास ज़्यादा कर रहे हैं क्या? मतलब इससे बात क्या होती है ना कि अब कैश रखा है लेकिन आप बिजनेस में नहीं लगा रहे, तो फिर ग्रोथ को लेकर या बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर कंसर्न्स रेज होने लगते हैं कि आप बिजनेस में किस चीज़ को लेकर कंसर्न है। मतलब आपका बिजनेस अच्छा नहीं है, पॉलिसीज अच्छी नहीं है, या फिर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, कुछ तो दिक्कत होगी। उसी चीज़ को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनफैक्ट जो आप नकदी की बात कर रहे हैं ना, तो निवेश के बजाय यानी कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के बजाय, एक्सपेंशन करने के बजाय नकदी पे रहना, कैश पे रहना, या फिर जो लिक्विड फॉर्म में पैसा रखने में कंपनियाँ ज़्यादा भरोसा कर रही हैं और ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं हो रही है कि आप फ्रेश निवेश करें या फिर कैपेसिटीज़ को एक्सपैंड करें। और ये तब हो रहा है जब कंपनियों के मुनाफे बढ़ रहे हैं, कंपनियों की बैलेंस शीट मजबूत है। ऐसा नहीं कि कोई कंसर्न है कि इनका मुनाफा नहीं हो रहा, बैलेंस शीट को लेकर कंसर्न है, वीक बैलेंस शीट है तो क्यों एक्सपैंड करें, नहीं है इनके पास स्कोप नहीं है करने का। और ये डेटा है BSE की 285 कंपनियों का। ओके, ठीक है, इसमें आप बैंकिंग फाइनेंशियल को छोड़ दीजिए, उनका तो काम ही पैसे से पैसा बनाना है, पैसा उनके पास होता ही अबंडेंट है उनकी बैलेंस शीट पे। तो ये जो 285 कंपनियां हैं फाइनेंशियल सर्विसेज वाली जो कंपनियां, उनको छोड़ दें जिसमें ज़्यादातर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियां सब आती हैं जिनके पास पाइल्स ऑफ कैश होते हैं। इनका कैश लेवल अगर आप देखेंगे तो 12% बढ़कर 5 लाख करोड़ के पार हो गया है। ये FY25 एंड तक के नंबर है। ये मिंट की एक रिपोर्ट है, उसके हवाले से हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो 285 नॉन फाइनेंशियल कंपनी आप मान लीजिए, इनका डेटा है ये। और इसमें एक CMIE का भी डेटा है जो कह रहा है कि FY25 में, यानी कि जिस वित्त वर्ष में ये कह रहे हैं कि कैश पाइल बढ़कर 5 लाख करोड़ के पार हो गया, उस दौरान जो नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा है उसमें 5% की कमी आई है। तो एक तरफ कैश बढ़ रहा है और जो न्यू प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट्स हैं उसमें कमी आ रही है। ये तब हुआ है जब FY24 में भी करीब 3% के आसपास की कमी हम ऑलरेडी देख चुके हैं न्यू प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स में। तो FY24 में 3% कम हुए न्यू प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट, उसके ऊपर FY25 में 5% और कम होते हुए दिखे हैं। कैश लेवल्स बढ़ रहे हैं, कंपनियों को मुनाफा भी हो रहा है, बैलेंस शीट भी अच्छी है, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है कि उनके निवेश को लेकर उनका भरोसा आता हुआ दिखे। तो क्यों? मतलब सर ऐसा कैसे? क्या कोई सेंटिमेंट वीक हो रहे हैं कि किसी प्रकार की कंपनियों किसी बात का डर है? देखिए, आप जब कोई बिजनेस करते हैं या किसी भी एरिया में जाके कुछ भी ऐसा करना चाहेंगे तो पहली चीज़ क्या देखेंगे? जाहिर तौर पर वहाँ के हिसाब से हम यही चेक करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ से हमारे पास कारोबार करने की संभावनाएं कितनी है, डिमांड कितनी है, सप्लाई हम कैसे कर पाएंगे ओवरऑल। कोविड के बाद से अगर आप देखेंगे ना, तो हमारे देश में जो डिमांड है, जो डिमांड रिकवरी है, हमने एक ट्रफ देखा, मतलब निचला स्तर देखा। अब वेव्स होती है ना ऐसे, ये ट्रफ हो गया, ये ऐसे पीक हो गया। तो जो हमने कोविड वाला ट्रफ बनाया था, जो नीचे वाला बेस बनाया था, उसके बाद से जो रिकवरी है ना वो बड़ी पैची सी है, अनियमितता है उसमें। दिस इज़ द मेन रीज़न जो कि कॉर्पोरेट्स को रोक रही है नया पैसा, नया निवेश कमिट करने के लिए। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट ग्लोबल अनिश्चितता। 3 साल से ज़्यादा हो गए रशिया यूक्रेन का युद्ध होते हुए। इंडिया पाकिस्तान वाली चीज़ हमने देख ली, इजराइल तरह तरह के देशों के साथ लगा हुआ है। ये तो वॉर की बात हो गई। ट्रेड डील, ट्रम्प साहब जब आते हैं तो फिर कुछ तो बड़ा होगा ही ना। तो हम कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है दिया, तो ऐसे ट्रम्प साहब आते हैं तो कुछ तो बड़ा होगा और कुछ ना कुछ तो बड़ा होता ही रहेगा। और वो अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है।
ग्लोबल फ्रंट पर। भाई मैं सिर्फ देश, मान लो मैं बड़ी कंपनी हूँ, मेरा प्रोडक्ट दुनिया में बिकता है या मैं एक्सपोर्ट भी होता है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मेरा प्रोडक्ट जा पाएगा नहीं जा पाएगा। मैं यहाँ पे 100 रुपये में बनाता हूँ, 20 रुपये में, 120 रुपये में बेचता हूँ, मेरा 20% मार्जिन है, 25% टैरिफ लग गया तो मेरा तो खत्म। खेल समाप्त। तो आपको ग्लोबल भी अनिश्चितता बहुत है। ट्रेड पैटर्न क्या होगा, ट्रेड डील में क्या टैरिफ लगेंगे, दुनिया भर के देश कौन किससे खरीदेगा, कैसी सिचुएशन बन जाएगी पता ही नहीं है। भाई जनवरी में आ गए थे वो, उससे पहले से वो प्रोटेक्शनिज्म की बात कर रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सब कुछ हो रहा है। ट्रेड डील को लेकर जो अनिश्चितता है ना, वो भी बिजनेसेस के या बिजनेसमैन के माइंड पर जरूर एक चीज़ है जो कि फोकस कर रही है। और कोविड के बाद से एक चीज़ जो आपने देखी ना, अगर आप 5 साल का ये फेज़ देखें कोविड के बाद से, जो सप्लाई चेन में हमने दिक्कतें देखी, उसके बाद से कॉर्पोरेट ने एक चीज़ जो सीखी है ना, वो है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। खर्चे कम करो, खर्चे कम करो। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो प्राइस हाइक करो, भले ही ग्रामेज कम करो, वो भी हमने देखा है, अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर अपना मुनाफे को बढ़ाने के लिए। तो बजाय इसके कि मैं कारोबार बढ़ाऊं या अपना एक्सपैंड करूं, अपना नया बिजनेस खोलूं या फिर उस नई एक प्रोडक्ट लाइन क्रिएट करूं या फिर नया प्लांट लगाऊं, उसके बजाय खर्चे घटाओ और अपने प्राइस को हाइक करके या फिर ग्रामेज कम करके आप अपने मुनाफे को बढ़ाइए। और वो जो पैसा है ना, नए बिजनेसेस में, नए निवेश में जाने की बजाय शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने में जा रहा है। तो अच्छी बात है भाई, लोगों के पास पैसा आ रहा है, शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, आपके देश के लिए उन सब एंगल से देखा जाए तो इट इज़ एक्चुअली पुशिंग यू डाउनवर्ड्स। तो वी कैन से दैट कि ये सब जो है फिलहाल दे आर ऑन स्टेज लाइक वेट एंड वॉच। अमेरिका में क्या होता है, देन विल डिसाइड कि आगे क्या रणनीति अपनानी चाहिए, ऐसा कुछ स्थिति बन। ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे आ गया प्रोडक्ट इनोवेशन के ऊपर, ग्राहकों को कैसे लुभाया जाए, जो नहीं खरीद रहा है उसको कैसे अपना प्रोडक्ट बेचा जाए। उसमें प्रोडक्ट इनोवेशन मान लीजिए, कुछ चीज़ें ऐसी कर लीजिए कि जिससे कस्टमर को आपका प्रोडक्ट अपीलिंग लगने लगे। तो R&D हुआ, इनोवेशन हुआ, इन तरफ कॉर्पोरेट्स का रुझान काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू आपका, आप नया निवेश करें या फिर कैपेसिटी एक्सपैंड करें, नए प्रोडक्ट लाइन क्रिएट करें, ऐसा ज़्यादा फोकस नहीं है। ओके, तो कॉर्पोरेट्स जो है फिलहाल फ्रेश निवेश करने से बच रहे हैं, दैट मीन्स उनका कॉन्फिडेंस। हाँ, आप कह सकते हैं, क्योंकि बिजनेस कॉन्फिडेंस ही तो मेन चीज़ है ना। अगर आपको लगता है, अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आप पैसा लगा के पैसा तभी कमा पाएंगे जब अच्छा बिजनेस है, तभी तो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, आपकी जो निवेश किया हुआ है उस पर। जब आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न नहीं आएगा, आप मेरा बिजनेस पे पैसा बनाकर नहीं दे सकते, तो फिर मैं आपको पैसा ही क्यों दूंगा। फिर इक्विटी वाला जो कल्चर है, इसीलिए इक्विटी में पैसा लगता है ना, कि मैं आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ। नो डाउट बहुत सारे लोग नहीं समझते इस चीज़ को, कि मैं किसी बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ, ऐसे बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ जो मुझे मेरे पैसे से पैसा बनाकर पैसा जनरेट करके देगा। खैर वो एक अलग इशू है, लेकिन अब इससे तो यही लगता है कि बिजनेस के जो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स जो है ना, उसको लेकर इनका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, तभी तो ये नया पैसा कमिट नहीं कर रहे हैं उसमें। भाई अगर मुझे पैसा दिख रहा है कि मेरा 100 रुपये लग के मुझे 20%, 25%, 40% रिटर्न जनरेट होगा उस पर, तो मैं क्यों नहीं पैसा लगाऊंगा, लेकिन वो सामने नहीं दिख रहा है। और यही कारण है कि कंपनी की जो एसेट्स हैं ना, टोटल एसेट जो है, उसमें जो कैश का हिस्सा है वो बढ़कर ऑलमोस्ट 12% पर पहुंच गया। यानी कि हर 100 रुपये के जो एसेट्स हैं उसमें 12 रुपये कैश लिक्विड फॉर्म है। ये नंबर मैं आपको FY25 का बता रहा हूँ। और इस नंबर को आप देखिए कोविड के बाद से, ये पूरा चार्ट आपके सामने आ रहा है, आप देखिए इसको। FY21 32% के आसपास कैश होल्डिंग थी। उस समय तो चलो सिचुएशन ही ऐसी थी जब मांग ही नहीं थी, लोग कतरा रहे थे खरीदारी करने से या फिर नया खर्चा करने से, स्पेंडिंग भी नहीं हो रही थी, लोग निकल भी नहीं रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ठप पड़ गई थी, जो ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया ही खत्म होगी उनकी, वो वापस टूरिज्म उसमें से एक था, जिसमें बाद में हमने रिवेंज टूरिज्म भी देखा। तो आप देखिए 32% FY21 में टोटल एसेट्स में से कैश का हिस्सा था, वो घटकर 18% हुआ, 16.6% हुआ, 13.5% हुआ, फिर 11.8% पे आ गया। नो डाउट घट रहा है, लेकिन नॉट एट दैट पेस जिस पे वो होना चाहिए था। तो आप कहेंगे कि 32% ये कैश होल्ड करते थे, 11.8% पे आ गया। उस समय क्या बिजनेस के लेवल थे और अभी क्या बिजनेस के लेवल, उस हिसाब से अभी भी आप अगर 12% कैश में होल्ड कर रहे हैं एंड द नंबर इज वोपिंग 5 लाख करोड़, तो उससे समझिए ना कि मतलब कॉर्पोरेट्स का जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ पे है। रिकवरी नहीं दिख रही है उनको डिमांड में,
तो क्यों अगला नया बंदा पैसा कमिट करेगा? कहाँ ही लगाएगा, ये बात सही है सर। अभी आप जोर दे रहे थे डिविडेंड वाले मुद्दे पर कि शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर रहे हैं, उसको रिवॉर्ड ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा क्लियर करें ना। हाँ वो डेटा भी है, वो डेटा ये है BSE 500 की कंपनीज है, उसमें से 496 कंपनीज का ये डेटा है जिसमें डिविडेंड पे आउट बड़ा है, यानी कि डिविडेंड जो आपको परसेंटेज के रूप में मिलता है उसमें 11% की बढ़त है FY25 में। अगर आप देखेंगे 4.9 लाख करोड़ का डिविडेंड पे आउट है। ये BSE की 500 कंपनीज हैं जो उनका मैं नंबर आपको बता रहा हूँ, और ये कम से कम 1 डेकेड हाई पे है, 1 दशक के हाई पर ये नंबर आपको नजर आएगा। जबकि इन कंपनियों की FY25 की जो मुनाफे की ग्रोथ है वो 9.5% है। तो आपका मुनाफा बढ़ रहा है 9.5% की रफ्तार पर, आप डिविडेंड बढ़ा रहे हैं 10.5-11% की रफ्तार पर। आप शेयर होल्डर्स को पैसा देने में ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा अच्छा महसूस करें। अब नो डाउट उसमें ज़्यादा बड़ा जो आपका शेयर होल्डर है वो तो प्रमोटर ही होता है, एग्जैक्टली, या फिर बड़े निवेशक होते हैं जिनको आप लाए होते हैं इस वादे के साथ कि हम जनरेट करके देंगे आपको पैसा। तो आपका कॉन्फिडेंस अपने बिजनेस से ज़्यादा शेयर होल्डर्स को पैसा लौटाने में है या फिर शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के ऊपर है, और वो भी आप ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे कर रहे हैं कि जितनी मुनाफे की ग्रोथ है उससे ज़्यादा डिविडेंड आप डोल आउट कर रहे हैं। तो लंबी अवधि का जो विस्तार है, एक्सपेंशन है, जिस या फिर ग्रोथ जो है उसको ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए इनका ज़्यादा प्रेफरेंस इस चीज़ को है कि शेयर होल्डर्स को कैसे रिवॉर्ड किया जाए। ये सही है, मतलब चलो कोई तो खुश हो रहा है ना सर, किसी को तो खुश कर रहे हैं। नहीं, हम भी खुश हैं, अच्छी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप डिविडेंड में पैसा लीजिए, ठीक है, लेकिन अगर आपकी कंपनी ग्रो करके वहाँ पर आएगी तो डिविडेंड और भी ज़्यादा होगा ना। एज अ परसेंटेज कोई 100 करोड़ कंपनी मुनाफा कमा रही है तो आपको 10 रुपये दे रही है, से फॉर एग्जाम्पल 10% है। 150 करोड़ करेगी तो भी 10% रखे तो 15 रुपये आएगा। पॉइंट, बिल्कुल। पर यहाँ शायद सर ये सिचुएशन बन रही है ना कि वो सोच रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी अनिश्चितता वाली सिचुएशन खड़ी हो गई, जब बैक ड्रॉप हो गया तो ये जो साथ लगे हुए हैं कहीं साथ छोड़ ना दे। हाँ। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए अच्छा इनको पकड़ के रखो, जब सिचुएशन अच्छी होगी तो हम वापस बूम वो भी बात है, और फिर आप पैसा तब कमिट करेंगे जब आपको सामने से रिटर्न दिखता है या आपको लगता है कि मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा। भाई वो भी है। कोर तो डिमांड ही है ना। यही सर, यही तो दिक्कत अटकी हुई है। अब यही मेरा अगला सवाल भी है कि कॉन्फिडेंस जो अटका हुआ है ये लौटेगा कैसे, कहाँ सिचुएशन बेहतर होती हुई दिखेगी? देखिए, एक तो ग्लोबल क्लैरिटी आनी चाहिए, ग्लोबल स्तर पर ट्रेड डील जो है, ये जो युद्ध वाला माहौल है, तो 3.5 साल वाला जो पैच है जो उनका बचा हुआ है उसमें आपको किसी तरह से वो फेज आपको निकालना है। अब उसमें ट्रेड डील आपकी जो है बहुत अहम है, उस पर क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है। वो जब तक नहीं हो जाता तब तक शायद ही कोई अपना कॉन्फिडेंस वापस लेके आ सके। ब्रिक्स वालों पे भी वो गैस गिराने कह रहे हैं 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे। तो 9 जुलाई की जो डेडलाइन है उसमें ट्रेड डील पर फैसला होना कहीं ना कहीं एक मेक और ब्रेक पॉइंट हो सकता है। मेक और ब्रेक पॉइंट आने वाला है नज़दीक, कुछ समय बाकी है। हालांकि एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि ये जो साल है उसमें आपको जो निवेश है कॉर्पोरेट्स है उसमें सुधार देखने को मिल सकता है, जो आपका सवाल था जी, तो दिखने वाला है। और उसमें भी कुछ सेक्टर्स भी बोले गए हैं, कहाँ पे कौन से सेक्टर्स हैं जो कि केपेक्स को लीड करते हुए दिख सकते हैं, केपेक्स ग्रोथ को, या फिर जो निजी कंपनियों की ओर से जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे या केपेक्स होगा उसमें एनर्जी, यूटिलिटी जो कि सनराइज सेक्टर है, क्योंकि लगातार पावर की डिमांड लगातार बढ़ ही रही है हमारे देश में, कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी में बढ़ती है, मेटल, ऑटो, इंडस्ट्रियल, ये हो सकता है कि जो केपेक्स की ग्रोथ आएगी या वापस केपेक्स लेड अगर खर्च होता है, पूंजीगत निवेश बढ़ता है निजी कंपनियों की ओर से या कॉर्पोरेट इंडिया की ओर से, तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो कि ज़्यादा लाइमलाइट में रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए ग्लोबल फ्रंट पर जो अनिश्चितता है वो ख़त्म होनी चाहिए। ट्रेड डील ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इससे कहीं ना कहीं आपकी रिकवरी डिमांड की लिंक्ड है। तो जब तक डिमांड नहीं तब तक नया निवेश नहीं। ये वीडियो ना सबटाइटल, इंग्लिश सबटाइटल के साथ ट्रम्प साहब को पहुंचाइए ताकि कुछ ये जो अनिश्चितता का समय है खत्म हो, और जो समस्याएं देश की कुछ कंपनियों के सामने आ रही हैं, कुछ नहीं एक्चुअली बहुत सारी हैं, उनकी समस्याओं का निवारण हो सके। हालांकि कुछ समय बाकी है ट्रेड डील वाला फैसला पर। सर ट्रम्प साहब जो है ना खुद ही अनिश्चित इंसान है, कुछ पता नहीं है वो उसे, उनको सिर्फ अपना बिजनेस अमेरिका दिखता है बस। ग्रेट अमेरिका, उस चक्कर में कौन पिस रहा है, कितना पिस रहा है, टू व्हाट एक्सटेंट, डजंट मैटर। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट सर। अब
जल्द पता चल जाएगा क्या फैसला होता है ज़्यादा उनका? समय दूर नहीं है 9 जुलाई की जो डेडलाइन, लेकिन दुख का समय जो होता है ना, मतलब अनिश्चितता जिसमें को मैं दुख कह रहा हूँ, दुख का समय बड़ा मुश्किल होता है ना, पल पल बड़ा पल मुश्किल से काटना कटता है। बड़ा मुश्किल होता है, ये बात सही है। तो ये अनिश्चित का समय जो है ना, अनसर्टेनिटी, ये दूर होने में समय ज़्यादा नहीं है, लेकिन ट्रम्प साहब खुद एक अनसर्टेनिटी वाले इंसान है, पता नहीं कब क्या चीज़ बोल दें। तो लेट्स सी, आई होप चीज़ें बेहतर होंगी। पर सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चीज़ों को थोड़ा क्लियर किया है कि समस्या क्यों है और क्यों कंपनियां, निजी कंपनियां जो है कैश फ्लो होते हुए भी, जेब में पैसा होते हुए भी अपने ही बिजनेस को विस्तार करने से बच रही हैं। तो क्यों बच रही हैं वो आप जान चुके हैं। उम्मीद है ये सिचुएशन बदले और जल्द ट्रम्प साहब इस पर कुछ बेहतर फैसला लें, ताकि देश दुनिया की हर एक कंपनी को बढ़ने का मौका मिले। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपको किसी नए वीडियो के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।